नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जानकारी ये है कि हत्या की जब साजिश रची गई और ये जिम्मेदारी दी गई अशफाक और मोइनुद्दीन पठान को, तो अशफाक के हाथ कांपने लगे थे, वो घबराने लगा था और ये भी कहा कि ये काम मुझसे न हो पाएगा। इसके बाद मोइनुद्दीन पठान को ये जिम्मेदारी दी गई और साथ में दोनों को वो दवाई भी दी गई, खाने की सलाह दी गई कि यदि हत्या करने से पहले तुम्हें लगे कि घबराहट हो रही हो तो इस दवाई का इस्तेमाल कर लेना। मोइनुद्दीन पठान नहीं घबराया, अशफाक घबरा गया और बताते ये हैं कि जो जानकारी मिली है अभी तक पुलिस की जाँच में कि कमलेश तिवारी ने संघर्ष भी किया था। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी को आप गोली मारते हैं, गोली लगने के बाद भी आदमी संघर्ष की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि चाकू से जब घाव लगता है तब जो है उसमें दर्द ज़्यादा होता है, लिहाजा जितनी भी आदमी की ताकत होती है वो संघर्ष करता है। ये बात भी सामने आ चुकी है कि कानपुर से जो सिम लिया गया, उस समय सिम लेते समय 4 लोग साथ में थे। ये भी बात आ रही है कि जो है ट्रेन से नहीं बल्कि कानपुर से वो बस से आए थे और कानपुर सेंट्रल तक जो है वो ट्रेन से आए थे और विजय कुमार नाम का व्यक्ति ट्रेन में उनसे मिला था, जिससे कि ये कह करके इन हत्यारों ने उनके मोबाइल का इस्तेमाल किया था कि उनका मोबाइल गुम हो गया है, लिहाजा उन्हें अपने किसी से खास आदमी से बात करनी है और उनके मोबाइल का इन्होंने इस्तेमाल किया। और भी बहुत जो चीज़ें मिली है, जैसे चाकू, कपड़े, उसकी CFSL जाँच कराई जा रही है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे उसकी परतें खुलती जा रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि मोइनुद्दीन पठान, पहले कहा जा रहा था कि अशफाक ने मारा, लेकिन अब बात ये की जा रही है कि मोइनुद्दीन पठान ने ही जो है चाकू से जितने 15 वार किए गए हैं वो वार किए थे और उसी संघर्ष में उसके हाथ भी कटे थे, क्योंकि लगातार CCTV में वो दिख रहा है कि अपने एक हाथ को वो जेब में रखे हुए हैं। जब वो रास्ते में आ रहा है तो भी और जब होटल में एंटर करता है तब भी वो अपने हाथ को जेब में रखे हुए हैं। शायद वो घाव को छिपाना चाहता है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि उसके जेब से खून भी टपक रहा था, जैसे भी वो उस खून को रोक रहे थे और फिर आनंद फानंद में अपने कमरे में जो कि G103 था वहाँ पे जा कर के उन्होंने अपना कपड़ा चेंज किया और उसके बाद से बिना चेकआउट किए हुए वो भाग गए। तो मोइनुद्दीन पठान का रोल क्लियर होता जा रहा है, अशफाक का रोल क्लियर होता जा रहा है। जो 3 गिरफ्तार होके आए थे गुजरात से, उनकी भी उनको क्या रोल मिला हुआ था वो भी ऑलमोस्ट क्लियर होता जा रहा है। और ये भी बात अब आई है कि 1-2 नहीं 4 लोग लेने गए थे सिम, तो ये अब वो फिर उसमें से 2 कहाँ गए? यदि वहाँ से कानपुर तक 4 थे तो फिर 2 कौन थे लोग? इसके बाद शाहजहाँपुर, फिर बरेली और फिर गाज़ियाबाद कनेक्शन, ये सब बातें सामने आ चुकी है। लेकिन ये 2 बातें नई है कि दवाई का इस्तेमाल किया था ताकि घबराहट ना हो, और अशफाक ने जब मना किया कि हमसे अकेले ना हो पाएगा, तब मोइनुद्दीन को ये जिम्मेदारी दी गई और मोइनुद्दीन का संघर्ष में हाथ कटा और इस तरीके से उसने छुपाया। अब ये देखते हैं कि पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। जब तक वो हत्यारे दोनों गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक असली मास्टरमाइंड कौन है, इस पे से पर्दा हटना थोड़ा मुश्किल होगा। उसी पर्दा हटने का इंतजार है कि कौन कौन इस साजिश के पीछे है और मोटिव क्या है, क्योंकि ये भी बात तय है कि पहले से ही ये भी तय था कि गला कौन काटेगा, और गला काटने इस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या तभी की जाती है जब एक तो आप जुनूनी हो, उनसे बदला लेना चाहते हैं, और दूसरा जब दहशत फैलाना चाहते हैं। तो दहशत फैलाने के मकसद से जो अभी तक बात समझ में आ रही है, ये सब किया गया और ये भी तय था कि इतने ऐसे मारना है, उसको तड़पा के मारना है। तो जैसे और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।